दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है KGF 2। मैं इसी का रिव्यू करूंगा। मुझे ट्रेलर में देखकर ऐसा लगा था कि शायद प्रकाश राज का फिल्म में कुछ रोल होगा, लेकिन इस फिल्म के नैरेटर हैं प्रकाश राज, यानी वो रॉकी की कहानी बता रहे हैं पूरी फिल्म में। प्रकाश राज साहब कहानी बता तो जरूर रहे हैं, लेकिन फिल्म में कहानी नहीं है। एक्चुअली कुछ बड़े बड़े दृश्यों को मिलाकर इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में VFX का बहुत ज्यादा काम है और 80% फिल्म को स्टूडियो में बैठकर बनाया गया है। ये 3 घंटे की फिल्म है और इसमें तकरीबन 65 सीन्स हैं। उनमें से मैं आपको 5 सीन बताऊंगा और वो 5 सीन सुनकर ही अगर आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपने KGF 1 देखी है तो आपको पता है कि रॉकी मुंबई में एक गुंडा था। बस वही गुंडा अब एक ऐसी जगह चला गया है जिसका नाम KGF है। ये एरिया कहीं जंगल में है जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं और उन 10 लाख लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सभी ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोयले की खदान में से काम करके अभी अभी निकले हों। आपको शायद याद ही होगा बाहुबली 2 का वो विलेन जो एकदम काला था, डरावना था और पता नहीं कैसी लैंग्वेज बोलता था, चागा मागा मा जोगे जोगे जा मा झुक जमा जमा झुक जा। बस यहां भी कुछ वैसे ही लोग हैं, यानी कि ये वो वक्त है जब राजा महाराजा हुआ करते थे, किंगडम हुआ करता था, यानी कि तकरीबन 1000-1500 साल पुरानी बात है। लेकिन कमाल यह है कि यहां भी टेलीफोन लगा हुआ है और रॉकी भाई लोगों से बातें करते रहते हैं। अगर उस वक्त में भी टेलीफोन था तो शायद उस फोन की खोज की होगी इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के दादाजी ने। अब रॉकी मुंबई से इस किंगडम में आता है, अकेले ही किंगडम पर कब्जा कर लेता है और वहां के जितने राजा महाराजा संतरी मंत्री सबको मार देता है। लेकिन सपने में मार देता है, सिर्फ बातों में मार देता है। किसी को पूछो भाई वो राजा कहां है, बोला उसको रॉकी भाई ने मार दिया। भाई वो संतरी कहां है, रॉकी भाई ने मार दिया। वो मंत्री कहां है, रॉकी भाई ने मार दिया। अरे अगर सबको मार दिया है तो कब मार दिया है, दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। आपने अपने सपने में मार दिया है, हम कैसे मान ले भाई साहब। अब रॉकी भाई एक लड़की को किडनैप कर लेता है और उसको कहता है कि बस आज से तू मेरी है। अब वो लड़की एक जगह बैठी हुई है, उसको गर्मी लग रही है। वो एक दासी को कहती है कि हाथ वाला पंखा लेकर आ, मुझे गर्मी लग रही है। बस फिर क्या आता है, रॉकी भाई ऑर्डर दे देते हैं। लड़की के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर गूंजने लगते हैं उसको हवा देने के लिए और लड़की खुश हो जाती है। क्या बात है प्रशांत भाई। प्रशांत भाई ये कौन सी वाली लेके आपने फिल्म बनाई है भाई साहब, उस ब्रांड का नाम मुझे भी बताना, मुझे भी ट्राई करना है भाईजान। अब फिल्म के विलन संजू की एंट्री होती है और एक्शन होना शुरू होता है और 15 मिनट तक संजू भाई स्लो मोशन में लड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, मारते रहते हैं। अब दूसरी तरफ से स्लो मोशन में रॉकी भाई की एंट्री होती है, दोनों का आमना सामना होता है और संजू रॉकी को एक गोली मार देता है जबकि तलवार लेकर घूमता है और एक गोली मारने के बाद रॉकी को जिंदा छोड़ देता है। कहता है कि जा तू अपने लोगों के बीच में जिंदा जा, उनको पता चलना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जो तेरा ये हाल कर सकता है। अब यहां तक तो प्रशांत भाई ने लगा के दोनों हीरो की एंट्री करा दी। अब इसके बाद क्या करें। अब प्रशांत भाई ने रॉकी को दुबई भेज दिया और दुबई को आजादी से पहले दिखाया गया है, यानी कि यहां एक शेख है और उस शेख से रॉकी भाई लाखों बंदूकें खरीदता है। मैं यहां आपको यह बता दूं कि 1971 में UAE को आजादी मिली थी, यानी कि यह उससे पहले के वक्त की बात है। अब रॉकी उन लाखों बंदूकों को सैकड़ों ट्रक्स पर लाद कर लेके जाता है और संजय दत्त पर हमला बोल देता है। लाखों बंदूकों से गोलियां बरस रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन संजू भाई बीच में खड़ा हुआ है। संजू भाई को कुछ नहीं होता, बस संजू भाई को सिर्फ 3-4 गोलियां लगती है। अब रॉकी संजू को उसी तरह जिंदा छोड़ देता है जैसे कि पहले संजू रॉकी को जिंदा छोड़ता है। उससे बोलता है कि जा तुझसे बाद में निपटूंगा, क्योंकि फिल्म भी तो आगे बढ़ानी थी। अब एक डॉक्टर संजू की बॉडी से वो गोलियां निकाल रहा है। संजू कहता है कि भाई छोटी छोटी गोलियां निकालना, बड़े वाली गोली को अंदर ही रहने देना। मैं रोजाना याद करना चाहता हूं कि मुझे रॉकी को मारना है। क्या बात है प्रशांत भाई। प्रशांत भाई सच्ची बताना कौन सी ब्रांड की लगाकर ये फिल्म बनाई भाईजान, मुझे जरूर बताना, मुझे भी ट्राई करना एक बार भाईजान प्लीज। अब रवीना टंडन की एंट्री होती है जो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है और इंदिरा जी थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबको रॉकी के पीछे लगा देती है, लेकिन सब मिलके भी रॉकी का बाल भी बांका नहीं कर पाते। क्या बात है प्रशांत भाई। दोस्त कौन सी ब्रांड की लगा के फिल्म बनाई है दोस्त, बता दे भाई प्लीज यार।
अब अचानक कहीं से सीबीआई की एंट्री हो जाती है और सीबीआई रॉकी के पीछे लग जाती है। सीबीआई का एक ऑफिसर रॉकी का एक 400 ग्राम सोने का बिस्किट ले जाता है। बस रॉकी को गुस्सा आ जाता है। रॉकी एक बहुत बड़ी गन लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। यह सीन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि रॉकी एक बड़ी सी गन से गोलियां चला रहा है। भाई साहब, ये गोलियां तकरीबन 15 मिनट तक कंटिन्यू चलती है। तकरीबन 1000-1500 पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं, गाड़ियां बर्बाद हो जाती है, पुलिस स्टेशन तबाह हो जाता है और फिर उस बंदूक की नाल एकदम गर्म हो जाती है जैसे कि लोहे को भट्टी से निकाला जाता है। और फिर रॉकी भाई उस पर अपनी सिगरेट सुलगाते हैं। क्या बात है रॉकी भाई, क्या बात है यार प्रशांत भाई। अरे भाई साहब, कौन सी क्वालिटी की लगा के फिल्म बनाई है दोस्त, बता दे भाई। अब आगे फिल्म में क्या बाकी रह गया? कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रशांत भाई संजू और रॉकी को फिर आमने सामने लाते हैं और जबरदस्त फाइट होती है और कम से कम 15 मिनट तक फिर ये फाइट चलती है। अब रॉकी भाई को लगता है कि कुछ बड़ा करना है। वो सीधा ही दिल्ली जाता है और पीएम इंदिरा गांधी के ऑफिस में जबरदस्ती घुस जाता है और इंदिरा गांधी को चैलेंज करके चला जाता है आराम से। कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अरे भाई साहब, हमारी मिलिट्री, पुलिस, पीएम की कोई औकात है क्या रॉकी भाई के सामने? अरे प्रशांत भाई ने ये फिल्म बनाई है, मजाक थोड़ा ही है यार। अब ये फिल्म का आखिरी सीन है, रॉकी भाई अपना सारा सोना एक शिप पर लेकर और समंदर में चला जाता है। रॉकी भाई शिप पर खड़ा है और बोतल से शराब पी रहा है और रॉकी भाई को अमेरिका की नेवी, इंडोनेशिया की नेवी, इंडिया की नेवी सबने घेर लिया है और अब इंदिरा गांधी जी ऑर्डर करती हैं कि भाई इसको खत्म कर दो। तो एयरफोर्स के फाइटर्स आते हैं और तकरीबन 200 मिसाइल दागते हैं। वो सारी मिसाइलें जाकर शिप पर लगती है, तब जाकर कहीं रॉकी भाई मरते हैं। प्रशांत भाई, कौन सी क्वालिटी की, कौन सी ब्रांड की लगा के फिल्म बनाई है भाईजान, बता दे भाई प्लीज भाई। अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं तो कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन बहुत ही बचकाने तरीके से बोले गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर इन साउथ एक्टर्स को हिंदी नहीं आती तो ये डबिंग खुद क्यों करते हैं। भाई अल्लू अर्जुन को देखिए, उसने पुष्पा में अपनी डबिंग किसी हिंदी एक्टर से कराई है क्योंकि वो अच्छे से डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा था और नतीजा ये हुआ कि पुष्पा के डायलॉग्स खूब हिट हुए, हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा हिट हुए। तो अगर इन एक्टर्स रामचरण, जूनियर एनटीआर, प्रभास, यश को हिंदी नहीं आती तो ये अपने डायलॉग्स हिंदी में खुद डब क्यों करते हैं? इतने बचकाने तरीके से डायलॉग्स क्यों बोलते हैं? ये किस बात की जिद है यार? सबको पता है कि आपकी फिल्म हिंदी में डब हुई है, तो अगर आप हिंदी डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी हिंदी एक्टर से डब करा लीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म का कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसमें 10 मिनट तक कंटिन्यू डायलॉग्स बाजी नहीं है। फिल्म में 2 गाने हैं और दोनों ही वाहियात हैं। मेरे ख्याल में ओरिजिनल गाने कन्नड़ा भाषा में बनाए गए होंगे और शायद वहां अच्छे हों, लेकिन हिंदी में जो डब किए गए हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लोकेशन जंगल ही जंगल है, पूरी फिल्म को रात में शूट किया गया है। सारे ही फिल्म के एक्टर्स, कैरेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोयले की खदानों से अभी अभी निकले हों। सभी एक्टर्स को हैवानों का लुक दिया गया है, तो जाहिर सी बात है फिल्म कलरफुल नहीं है। इस फिल्म का पूरा एक्शन क्लोजअप में है और स्लो मोशन में है। यश भाई हजारों लाखों लोगों से लड़ते रहते हैं, लेकिन मजाल है कि उनका चश्मा गिर जाए, मजाल है कि उनके सूट पर एक दाग लग जाए। मेरे ख्याल में यह एक्शन ठेली वाले, रेडी वाले, चाय वालों को खूब पसंद आएगा, लेकिन जो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में फिल्म देखने वाले हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। प्रशांत नील को डायरेक्शन का ABCD भी नहीं आता। उसको एक हीरो यश मिल गया, एक कोई प्रोड्यूसर मिल गया जो 200-250 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गया और बस प्रशांत ने अपने दिल की मुराद पूरी कर ली, 200-250 करोड़ रुपए में आग लगा दी और फिल्म बना डाली। लेकिन फिर भी प्रशांत भाई अपनी औकात नहीं भूले। देखिए, अगर किसी फकीर को आप राजा बना देंगे तो जो उसकी हरकतें हैं वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो प्रशांत भाई भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। प्रशांत ने इस फिल्म में मेन लीड में एक ऐसी लड़की को लिया है जिससे 1000 गुना अच्छी भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस होती हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो यश ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। यश ने बढ़िया एक्टिंग की है, लेकिन एक कन्नड़ा फिल्म के हिसाब से। संजू ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। संजू का लुक भी जबरदस्त है और संजू ने एक्टिंग भी जबरदस्त की है। संजू ने यह फिर साबित कर दिया है कि आज बॉलीवुड में उनके मुकाबले का कोई दूसरा विलन नहीं है। रवीना टंडन ने इंदिरा गांधी का रोल किया है और वो बहुत ही बचकानी लगी है। वो इंदिरा गांधी कहीं भी नहीं लगी। मेरे ख्याल में अगर शबाना आजमी जी इस रोल में होती तो बहुत अच्छी लगती। बाकी जितने
जितने भी एक्टर्स हैं वो एकदम हैवान लगे हैं। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर कोई एक्टर हाथ भी हिलाता है या चलता भी है तो पीछे इतनी जोर से बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है कि आपके कान फटने लगते हैं। तो अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएं तो अपने कानों में रुई भर कर जाएं, क्योंकि जब आप ये फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपकी सुनने की शक्ति जा चुकी होगी, आप बहरे हो चुके होंगे। कुल मिलाकर यह फिल्म 3 घंटे का टॉर्चर है। इस फिल्म को देखना आपकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस हो सकता है। इस फिल्म को देखकर आपको ऐसा सदमा लग सकता है कि आप फिल्में देखना ही बंद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए, टॉर्चर होने से बच जाइए और इस फिल्म को अवॉइड कीजिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 0 स्टार और साथ ही बिजनेस रेटिंग में दूंगा नहीं, क्योंकि आज पब्लिक बॉलीवुड एक्टर से इतनी नाराज है कि उनको साउथ की कोई भी फिल्म देखनी ही देखनी है। तो मेरे ख्याल में यह फिल्म 150-200 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है। तो बेहतर है घंटी दबा दो ना भाई, दबा दो। हाँ बस दबा देना, बढ़िया किया।